चलो आगे देखो यार। तो क्या पढ़ रहे जी? रासायनिक बलगतिकी पढ़ रहे थे हम लोग, केमिकल काइनेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आणविकता और कोटि। ही डालो आणविकता। आणविकता ना दो। आणविकता मोलिकुलरिटी, आणविकता भाषा लिखो उसका। किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या आणविकता कहलाती है। आणविकता कहलाती है। अथवा लिख लो, किसी अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया में एक साथ, पीछे से आओ, एक साथ टकराने वाले अभिकारक परमाणुओं या अणुओं की कुल संख्या अभिकारक परमाणुओं या आयनों की कुल संख्या आणविकता कहलाती है। आणविकता कहलाती है। बगल में कोटि की परिभाषा लिख लो। अब क्रिया की कोटि फिर समझाते हैं पूरा दोनों साथ में। ऑर्डर, अभी तुम लोग इसको मत लिखो, छोड़ दो। दूसरा है कोटि, दोनों में एक साथ क्यों लिखा है अच्छे समझ में आएगा इससे। जरा क्या है कोटि, परिभाषा क्या है इसका? अभिक्रिया के वेग समीकरण में प्रकट अभिक्रिया के वेग समीकरण में प्रकट अभिक्रिया के वेग समीकरण में प्रकट सांद्रता पदों की घातों का योग, सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि
कहलाता है। अब यहां समझ इधर चलो, दो इधर हमने दो भाषाएं लिखा, एक लिखा आणविक, तो दूसरा क्या लिखा? कोटि। ठीक, आणविकता क्या होता है बहुत ध्यान समझो। चलो, किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या, सबसे कम संख्या, हम लोग क्या बोलेंगे? आणविकता कहते हैं। यह मैं लिखा, किसी भी क्रिया में एक साथ टकराने वाले अभिकारक परमाणुओं या आयनों की कुल संख्या हम लोग क्या बोलते हैं? आणविकता। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, अब क्रिया की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, जो आणविकता होती है, वह सदैव या एक क्या होती थी? सैद्धांतिक अवधारणा है। सैद्धांतिक मतलब हम लोग किसी भी क्रिया को देख बता सकते हैं कि इसकी आणविकता कितनी होगी। इसका मान सदैव क्या होगा? धनात्मक होगा, कभी भी निगेटिव या शून्य नहीं होगा। किसका मान? आणविकता का मान। यानी अभिक्रिया की आणविकता कभी भी नेगेटिव या शून्य नहीं हो सकती है। फिर हम लोग बात करें किसकी? कोटि। यहां पर क्या लिखा गया है? अभिक्रिया के वेग समीकरण में प्रकट सांद्रता पदों की घातों का योग, प्रकट सांद्रता पदों घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। वैसे मैं तुमको अभिक्रिया का वेग, मान लो कोई रासायनिक क्रिया दिया गया है, अभिक्रिया का वेग हम लोग निकालते किससे? द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियमानुसार। मान लो कोई क्रिया है, एक्स है ए वाई है, ए क्या है? बी। इससे कोई मान लो प्रोडक्ट बन रहा है, द्रव्य अनुपातिक क्रिया के अनुसार हम लोग यही पढ़े हैं कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वह केवल अभिकारक पर डिपेंड करना कि उत्पाद पर। अभिकारक अणुओं के सांद्रता के गुणनफलों के अनुपातिक, यानी कंसंट्रेशन ए पावर एक्स गुणे कंसंट्रेशन बी पावर क्या हो गया? वाई। अगर हम बात करें, मैं बताया था, बाबू चिल्ला रहा था, कल मैं बताया था, जो यहां पर एक्स वाई है, एक्स प्लस वाई को हम लोग कहते क्या है? एन। एन मतलब होता है कोटि। क्या होता है? कोटि। बहुत ध्यान समझोगे क्योंकि समझने में बहुत दिक्कत होता है समझने में कि आणविकता कोटि क्या होती है। ठीक, तो अभिक्रिया के वेग समीकरण में, ये अभिक्रिया का वेग समीकरण है, अभिक्रिया के वेग समीकरण में प्रकट सांद्रता कंसंट्रेशन, प्रकट सांद्रता पदों की घातों का योग। अभिक्रिया के वेग समीकरण में प्रकट पदों की, प्रकट सांद्रता पदों की, सांद्रता है क्या जी? सांद्रता है। प्रकट सांद्रता पदों की घातों का योग हम लोग कहते क्या है? कोटि। तो कोटि का मान नेगेटिव, धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान में बात यहां पर यह है, अभिक्रिया की आणविकता एक थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक है। मतलब हम लोग किसी क्रिया को देख बता सकते हैं कि इसकी आणविकता कितनी होगी, लेकिन कोटि को देख करके, किसी भी क्रिया को देख करके ये नहीं बता सकते इसकी कोटि कितना होगी। क्यों? कोटि निकालने प्रायोगिक मान है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही मालूम चलता है इस अभिक्रिया कोटि कितना होगी। वो क्रिया डिपेंड कहां की है? मतलब मैं कहां लिखूं? क्या लिखता हूं? जो कोटि होती है, कोटि एक प्रायोगिक मान है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, प्रायोगिक मान है। क्या है? मान है। यह एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात ही मालूम चलेगा इस अभिक्रिया की कोटि इतना होगी। लेकिन अभिक्रिया की आणविकता हम लोग देख बता सकते हैं कि इसकी आणविकता कितनी होगी। अब ये समझ मेन चीज क्या है? कोटि आणविकता हम लोग कैसे समझेंगे? कोटि जब भी निकालना होता है हमको मेन टर्म चाहिए, मेन पद चाहिए। जब मान लो एक ही आपके समझाएंगे, मान लो ए है H2 हाइड्रोजन, ए है क्लोरीन,
हाइड्रोजन और कोडिन से क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो अब क्रिया होती है, हाइड्रोजन और कोडिन से क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो अब क्रिया होती है, यह अब क्रिया अपने आप कभी संपन्न नहीं होती है। यह अब क्रिया सूर्य के प्रकाश में या कम अंधेरे में संपन्न होती है। यानी सूर्य का प्रकाश, इस अब क्रिया को संपन्न कराने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तब जा करके अब क्रिया क्या होगी? संपन्न होगी। मतलब इस अभिक्रिया को कराने के लिए, इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए सूर्य का प्रकाश का जरूरत पड़ा, ना कि हाइड्रोजन और किसका जी? कोडिन का। इस अभिक्रिया को होने के लिए इन दोनों का कोई यहां पर फक्ता नहीं है। इसलिए इस अभिक्रिया हम बात करेंगे कोटि, इस अभिक्रिया कोटि होगी जीरो। कितना होगी? जीरो। क्यों? अभिक्रिया की कोटि हमने क्या बोला? प्रकट समता पदों घातों का योग। अभिक्रिया तो हो रही है, ना तो यह हाइड्रोजन पर, ना तो यह कहां पर जी? कोडिन पर। डिपेंड ना करके किस पर डिपेंड कर रही है? सूर्य के प्रकाश पर। मतलब वह अभिक्रिया किस पर डिपेंड कर रही है? जो हमने बाहर पदार्थ मिला उस पर डिपेंड कर रही है कि विकारक पर डिपेंड कर रही है? बात इस पर निर्भर करता है। अगर अभिकारक पर डिपेंड की होती, हाइड्रोजन कोडिन पर, तो एक एक दो, इसकी कोटि दो होती। लेकिन यह ना विकारक पर डिपेंड की, ये कहां डिपेंड की? बाहर वाले पदार्थ पर डिपेंड की, सूर्य के प्रकाश पर डिपेंड की। इसलिए इस अभिक्रिया की आणविक कोटि कितना होगी? इस अभिक्रिया कोटि होगी जीरो। कोटि कितना हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जीरो। क्यों? यह अभिक्रिया हाइड्रोजन किस पर जी? कोडिन पर डिपेंड नहीं की। अब मैं तुमको जी समझाता हूं, देखो। चलो, आणविकता मैंने क्या लिखा? किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या। इसमें सब लिख डालो। जय अभिकारक, जय रिएक्टेंट भाग लिए, जय मिला पार्टिसिपेट किए हैं, सबको लिख दो, तो क्या होगी? आणविकता होगी। जैसे मान लो, बताओ, मान लो रासायनिक क्रिया है, इसमें कई अभिकारक मिले हैं। एक अभिकारक कितने उत्पाद बना रहा है? एक अभिकारक मिल करके दो उत्पाद बना रहे हैं। इस अभिक्रिया हम बात करेंगे आणविकता की, तो आणविकता कितनी होगी? क्या अभिकारक है? अभिकारक है एक, इस अभिक्रिया की आणविकता हो गई एक। किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या, परमाणुओं या अणुओं की कुल संख्या, वही बात हुआ। तो कई अभिकारक भाग ले रहा है इसमें, एक मिला भाग ले करके दो उत्पाद बना रहा है, इसकी आणविकता कितनी हो गई? एक। बताओ, यहां पर कितने अभिकारक भाग लिए? एक कारक है, एक अभिकारक है। यहां पर दो मिला पार्टिसिपेट किए, तो दो मिला मिल करके दो उत्पाद बनाए। हमको उत्पाद लेना देना नहीं है, हमें केवल अभिकारक लेने देना है। तो क्या मिला बने जी? एक प्लस एक। आणविकता कितनी हो गई इसकी? दो। यहां पर अभिकारक कितने पार्टिसिपेट किए? अभिकारक पार्टिसिपेट किए दो। कितना जी? दो पार्टिसिपेट किए, तो एक प्लस एक कितना बन गया? दो बन गया। यहां देखो कितना पार्टिसिपेट किए? नाइट्रोजन ऑक्साइड के दो अणु, ऑक्सीजन के एक अणु। कितने अणु हो गए कुल मिलाकर के? दो प्लस एक, दो एक, तीन अणु पार्टिसिपेट किए। इसकी आणविकता कितनी हो गई? तीन हो गई। यहां देखो, हाइड्रोजन कितने अणु जी? हाइड्रोजन तीन अणु, नाइट्रोजन के एक अणु, वो कितने हुए? तीन प्लस एक, तीन एक, चार हो गए। आणविकता कितनी हो गई इसकी? चार हो गई। तो आणविकता निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अभिकारक में जय मिला पार्टिसिपेट किए हैं, उस अणु के अणुओं की संख्या जोड़ दो। अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या, ए अणु है, हाइड्रोजन तीन अणु, नाइट्रोजन के एक अणु, ऑक्सीजन के एक अणु, बस अणु जोड़ देना है। क्या निकलाएगी? आणविकता की कोटि निकालने के लिए हमने क्या बोला? प्रायोगिक मान है, सांद्रता पदों घातों का योग। ये चीज है यहां पर सबसे मेन पैटर्न। यहां पर क्या है? हमने क्या लिखा है? सांद्रता पदों घातों का योग। अच्छा, तो बेग हम लोग कैसे लिखाएंगे इसका? मान लो इसका बेग निकालना होता, कैसे निकालते हैं हम लोग? लिखते बेग प्रपोर्शनल कंसंट्रेशन H2 पावर क्या लिखता? 3 गुणे कंसंट्रेशन N2 घात कितना जी? एक। क्या लिखा गया है? समीकरण में प्रकट
सांद्रता पदों के घातों का योग। सांद्रता हाइड्रोजन की ए है, नाइट्रोजन की ए है, लेकिन जो हाइड्रोजन की सांद्रता उसकी घात कितनी है? 3। नाइट्रोजन की कितनी है जी? 1। बताओ, तो इसकी कोटि कितना हो गई? 3 + 1 3 1 4। यहां पर कितना कोटि होगी? लिखेगा पहले बेग, बिना बेग लिखे तुम कोटि नहीं बता पाओगे, लिखना ही पड़ेगा। बहुत सारे क्रियाओं में प्रयोग से निकलेंगे, तुम डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, मान लो ऐसे किताब में लिखा गया है। बताओ कितना घात इसका आएगा? 1। तो कोटि कितना हो जाएगी इसकी? 1। यहां बताओ कितना डिपेंड करेगा जी बेग? बेग अब क्या रहा, कितने अणु पर? कंसंट्रेशन ऑफ HI पावर कितना? 2। कोटि कितना हो गई? 2। लेकिन यहां देखो क्या कितना मिला है? 1 + 1। क्या लिखोगे जब बेग लिखोगे? इसका कंसंट्रेशन H2 पावर 1 गुणे कंसंट्रेशन I2 पावर 1। कितना आ गया यहां पर? 1 1 2 आ गया। लेकिन हमने क्या बोला? बहुत सारे क्रिया होती है, हम तो यहां ध्यान निकाल दे रहे हैं। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होंगी जिसका हम कोटि देख कर नहीं बता सकते हैं। ये तो मैं लिख दे रहा हूं भले ही। यहां तुम बताओगे 2 + 1 2 1 3, इसकी कोटि कितना हो गई? 2 + 1 2 1 3 हो गई। लेकिन यहां देखो, इस क्रिया कोटि बताना होगा। इस क्रिया कोटि अब तुम कहोगे 1 होगा, तो 1 नहीं होगा। प्रयोग द्वारा इसका कोटि जो मिलता है वो मिलता है 3/, तो कितना? 3/2 मिलता है। इस क्रिया के लिए कितना मिलता है? 3/2 मिलता है। हमने क्या बोला? प्रायोगिक मान है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। आए उधर एक क्रिया है, सुक्रोज से क्या बना? सुक्रोज में क्या मिलाया गया? पानी। इससे क्या बना? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जब सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है, उसमें जल का कोई लेना देना नहीं होता है। अगर कोनो रिएक्शन आ जाए और किसी रिएक्शन में जल दे दे, तो जल जो होता है वहां पर उसकी मात्रा ज्यादा होती है। उस मात्रा ज्यादा होने से उसका वेग पर कोई डिपेंड प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इसकी जो कोटि होगी वह कोटि होगी 1। यानी अगर हम बात करें इसकी वेग जो डिपेंड करेगा, इसका जो वेग डिपेंड करेगा वह कंसंट्रेशन C12 H22 O11, इसकी सांद्रता होगी, घात का होगा 1। इस पर डिपेंड नहीं करेगा है। इसकी जो कोटि हो जाएगी, मैंने क्या बोला? जल पर डिपेंड नहीं करेगा। जल की मात्रा ज्यादा होगी, जल की मात्रा ज्यादा होने से वेग पर उसकी डिपेंड नहीं करेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर कोनो क्रिया दे दे उसमें जल दे दे, जल्द ये होने पर उसको छोड़ करके बाकी जो कारक भाग लिए होंगे वेग उसी पर डिपेंड करेगा। यानी इसकी कोटि कितना हो जाएगी? इसी कोटि 1 होगी। हमने क्या बोला? यह एक प्रायोगिक मान है, यह क्या है? सैद्धांतिक वैल्यू है। मतलब इसको तुम देख बता सकते हो कि इसकी आणविकता इतनी होगी, लेकिन कोटि अब क्रिया को देख करके डिटरमाइन नहीं किया सकता है कि इसकी कोटि इतना होगी। वो प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग होने पर डिपेंड करेगा। वह क्रिया अभिकारक पर डिपेंड कर रही है कि जो बाहर से मिला जाए उस पर डिपेंड कर रही है। ये मैटर डिपेंड करता है यहां पर। बड़ा सा फर्क से पूरा बुरा अगर ना लो आणविकता था कोटि में अंतर। में आणविकता तथा कोटि में अंतर निम्नवत है। कोटि में अंतर निम्नवत है। एक तरफ लिखो आणविकता, दूसरी तरफ लिखो कोटि। पहला पॉइंट लिखो तो मैंने क्या बताया अभी? आणविकता क्या है? सैद्धांतिक प्रयोगिक
यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है। उसमें लिखो यह एक प्रायोगिक अवधारणा है। यह केवल प्रयोग से ही मालूम कर सकते हैं हम लोग। अगला, अब क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या आणविकता कहलाती है। इसमें लिखो अब क्रिया में अभिकारक के वेग प्रकट करने वाले अभिकारक की सांद्रता पदों की घातों का योग। अब क्रिया में अभिकारक के वेग सांद्रता पदों की घातों का योग कोटि कहलाता है। कोटि कहलाता है। पॉइंट नंबर तीसरा सब समझा दिया अभी मैंने। यह सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक होता है। उसे लिखो यह धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य यह धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कोई भी संख्या हो सकती है। अगला, इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता है। ये ऐसे सोचते थे आणविकता कभी शून्य नहीं सकती है। उसमें लिखो इसका मान शून्य हो सकता है। इसका मान शून्य हो सकता है। अगर लिखो यह केवल सरल क्रियाओं के लिए
यह केवल सरल क्रियाओं के लिए लागू होता है। यह सरल तथा जटिल दोनों क्रियाओं के लिए लागू होता है। ठीक, यह केवल सिंपल रिएक्शन होगा, उसी में लागू होगा, लेकिन वह केवल क्या, चाहे सरल हो चाहे जटिल हो, सब में क्या होगा जी, लागू होगा। इसमें तुम्हें सब बातें समझ में आ रही होंगी। इसका मान क्या, कोटि का मान भिन्नात्मक में फंकता है, लेकिन इसका मान भिन्नात्मक नहीं होगा। ठीक, सूत्र पूरा। आगे लिखो, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, शून्य कोटि की अपक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो सर, सिलेबस में केवल दो तीन हैं, शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि कम पूछता है, कौन पूछता है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि। क्या करना, तो क्या होता है शून्य कोटि, लिखो हमारे साथ में, ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग साथ में लिखते रहो, ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अपकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि क्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की साथ में लिखते भी रहो, ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि क्रिया कहलाती है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, जो शून्य कोटि क्रिया, मान लो जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HCl का बनना, यानी H2 प्लस Cl2 किसकी उपस्थिति में जी, सूर्य का प्रकाश बनाते क्या है, HCl। यह एक शून्य कोटि क्रिया है, यह अभिकारक पर डिपेंड नहीं करेगी, मतलब यह अभिकारक के सांद्रता पर डिपेंड। अगर इसके हम वेग की बात करें, इसका वेग ना तो H2 पर, ना तो कहां जी, I2, किस पर, Cl2 पर डिपेंड नहीं करेगा। भैया इसे घात कितना हो जाएगा, n का मान 0 हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता, जिसे कोटि शून्य होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। सार कब तुम लिख सकते हो, ऐसी अभिक्रिया जिसका कोटि कितना होती है, शून्य होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की। लिख लो इसको भी, शॉर्टकट लिख लो, ऐसी अभिक्रिया
जिसकी कोटि शून्य यानी n बराबर 0 होती है, शून्य कोटि क्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। अब आगे डालो शून्य कोटि क्रिया की विशेषताएं। शून्य कोटि की अभिक्रिया की विशेषताएं। यह हम लोग कह सकते हैं लक्षण, यह कह सकते हैं गुण, कुछ भी कहो कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। सही है, चाहे बोलो विशेषता, चाहे बोलो लक्षण, चाहे क्या बोलो गुण। पहला पॉइंट लिखो कि पूरा संदर्भ ड्राइव करें पूरा। पहला पॉइंट लिखो बात में, शून्य कोटि क्रिया का मत लिखो, छोड़ दो। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक वेग स्थिरांक का व्यंजक पहले लिखो, फिर मात्रा लिखवाएंगे। शून्य कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक के बराबर फार्मूला होता है कंसंट्रेशन RT लिखना मत, माइनस कंसंट्रेशन R0 बटे क्या होता है T, बटे क्या जी T। कई बार पूछे गए सर, ठीक। यहां कर लेना R0, यहां R0, ठीक। तो शून्य कोटि क्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक के बराबर क्या जी, कंसंट्रेशन R0 माइनस RT बटे T। अभी प्रूव करवाएंगे पूरा इसको हम। या के बराबर x अपान T होता है, अब कल मैंने शून्य कोटि क्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक लिखवाया था, कल मैं बोलो, कल लिखवाया था जरा। शून्य कोटि की शून्य कोटि क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या लिखवाया जी, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स होता है। अगर लिखो इसके अर्धायु काल का व्यंजक, सब प्रूफ करवाएंगे। इसके अर्धायु काल का व्यंजक T1 हाफ बराबर R0 अपान 2K होता है। एक मैं इसमें से लिखवा चुका हूं, इसको प्रूफ करवाऊंगा दोनों मिला को। ठीक, लिखते साथ में पॉइंट नंबर 4, शून्य कोटि क्रिया का वेग स्थिरांक
इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग सदैव नियत रहता है। सदैव नियत रहता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं सदैव पूर्ण होती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाएं सदैव पूर्ण होती हैं। सदैव पूर्ण होती हैं। और लिखो 4 ठो काम देगा आगे तुमको। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का अर्धायु काल इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अगर लिखो इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान उसके सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अगर लिखो इस प्रकार की अभिक्रियाएं सदैव किसी बाहरी स्रोत से संपन्न होती है। सदैव किसी बाह्य स्रोत से संपन्न होती हैं। ठीक, हमने 8 पॉइंट लिखे। अब एक बार देख लो फिर सुनाते हैं। फिर पहला पॉइंट क्या है? शून्य कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक फार्मूला होता है के बराबर कंसंट्रेशन आर नॉट क्या है? अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता। आर टी क्या है? टी समय बाद सांद्रता बटे टी। यह होता है के बराबर हो, लिख सकते हो। अगला क्या है? शून्य कोटि क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्रम में डिराइव करवाया था, निकाला भी था। मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ऐसे बोल सकते हो। मोल इंटू लीटर इनवर्स या मिनट इनवर्स होता है। अगला, इसके अर्धायु काल का व्यंजक ये होता है। प्रूफ करवाएंगे उसको आगे, मैं प्रूफ करवाऊंगा। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। यानी समय तो बढ़ेगा लेकिन वेग क्या रहेगा? नियत रहेगा। मतलब वेग में कोई परिवर्तन ना, मान लो ऐसे
समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, लेकिन वेग क्या रहेगा जी? ये वेग है। वेग क्या रहेगा बताओ इसका? ये वेग वाला ग्राफ है। बताओ, समय तो बढ़ रहा है लेकिन वेग क्या हो रहा है? नियत है। 1 सेकंड पर वेग वही है, 2 सेकंड पर वही है, 3 सेकंड पर वही है, 10 सेकंड पर भी वही है। तो समय तो बढ़ता है लेकिन वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या जी? 100% पूर्ण होती है। क्यों? उनको बाह्य स्रोत से किया जाता है, सूर्य के प्रकाश में किया जाता है, अंधेरे में किया जाता है, संपन्न किया जाता है, फिर हमेशा पूर्ण होती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगला क्या है? तो लिखा गया है इस अभिक्रिया में, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल बताओ। अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल है, तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या है जी? सांद्रता क्या अनुपाती है, यानी टी हाफ प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन आर नॉट। मतलब किसी रासायनिक क्रिया का प्रारंभिक सांद्रता बढ़ाओगे तो अर्ध आयुकाल क्या हो जाएगा जी? उसका बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। अनुपाती है ना, बढ़ेगा। अगला क्या है? इस क्रिया के वेग स्थिरांक का मान उसके साधारण क्या होता है? अनुपाती होता है, यानी के प्रोपोर्शनल आर नॉट लिख सकते हो। के प्रोपोर्शनल क्या है जी? आर नॉट या आर टी कुछ द्वारा मन का है। और समता क्या है? हटा दो इसको सब। समता के अनुपाती है, यानी अगर किसी क्रिया में समता का मान बढ़ाओगे तो उसके वेग स्थिरांक का मान क्या होगा? बढ़ेगा। आगे इस प्रकार की क्रियाएं फतह क्या होती है? अभिक्रिया द्वारा नहीं बल्कि बाह्य स्रोत से क्या होती है? संपन्न होती है। दोनों यहां लिखाई गया चीज वहां मैं समझा चुका हूं। वो था डालो, फिर मैं प्रूव करता हूं इसको कैसे आया। से लिखो आगे। शून्य कोटि क्रिया के शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक वेग स्थिरांक का व्यंजक इसमें रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग हम लोग कैसे लिखते हैं? माइनस डी कंसंट्रेशन आर अपान डी टी के इंटू कंसंट्रेशन आर की पावर एन। ध्यान रखना, मैं पीछे लिखवा भी चुका हूं। कौन क्रिया होगी, ध्यान रखना, कोई क्रिया हो, चाहे शून्य कोटि, चाहे प्रथम कोटि, चाहे क्या हो द्वितीय कोटि, सभी क्रियाओं के लिए हम बात करेंगे वेग का। तो लिखेंगे माइनस डी कंसंट्रेशन आर अपान डी टी पावर क्या लिखेंगे? के कंसंट्रेशन आर पावर एन। के क्या है? वेग स्थिरांक। एन क्या है? क्रिया की कोटि। लिखता हूं मैं यहां पर, परंतु एफ मान लो प्रथम समीकरण जी सही रहेगा। बताओ एन क्या है? एन बराबर अब क्रिया की कोटि अब क्रिया की कोटि। ठीक, बताओ कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी कोटि की? कौन सी कोटि की जी? शून्य कोटि की। तो शून्य कोटि की क्रिया है,
शून्य कोटि की अवक्रिया, और शून्य कोटि क्रिया के लिए बताओ n का मान कितना होगा? शून्य कोटि क्रिया के लिए n का मान होगा 0। कितना होगा? 0 होगा। रखो यहां पर n का मान 0। माइनस डी कंसंट्रेशन R अपान dt बराबर K कंसंट्रेशन R की पावर क्या दी? या 0। किसी राशि घात 0 उसका मान कितना होता है? 1 होता है। यानी K गुणे 1, K गुणे कितना आ गया? K आ गया। कोई अभी लिखेगा नहीं, किसी पेन चलानी चाहिए, किसी का भी पेन चलाना चाहिए। कंसंट्रेशन R की पावर n की घात कितनी है? 0 है। n का मान 0 है, तो किसी राशि घात उसका मान कितना होता है? 1। तो आगे यहां पर के dt उसमें गुणा करो, क्या है बताओ? आ जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन R ना, बराबर क्या हो गया? K इंटू dt। K इंटू क्या आ गया? dt। एक काम करते हैं, इस माइनस हम लोग लगा देते हैं उस साइड में, सही रहेगा। इसी साइड में कोई कथा नहीं उससे। चलो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन। ध्यान रखना, अगर एक अपक्रिया सीख जाओगे, उसी टाइप की सभी क्रिया है, ध्यान रखना, उसी टाइप क्या थी? उसी टाइप की सभी क्रियाएं। एक अपक्रिया सीख जाओगे बस, चाहे प्रथम कोटि चाहे क्या हो, द्वितीय कोटि का हो, एक क्रिया सीख जाओगे, इसी टाइप तुमको सब क्या करना है? डिराइव करना है। बताओ हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या जी? समाकलन करने पर जब हम लोग समाकलन करेंगे तो लगाएंगे समाकलन साइन। क्या लगाएंगे? समाकलन का साइन। क्या होता है? इंटीग्रेशन, माइनस बाहर निकाल दो, डी कंसंट्रेशन R, यही सोचना तुम्हें। डी कंसंट्रेशन R कितना चला जाएगा बाहर, फिर डी टी। अब यही तुम्हें समझना है। ए है समाकलन का साइन, ए है अचर पद, कहां चला गया? बाहर। अब इसके हम जब लोग समाकलन करेंगे, बहुत ध्यान से चीज को, अगर लिखा गया हो इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स इंटू क्या जी? इंटीग्रेशन dx, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स। इसका समाकलन कितना होता है? x। लिखा गया यहां पर इंटीग्रेशन dt, क्या जी? इंटीग्रेशन dt समाकलन, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू डी टी। 1 इंटू तो एक का t के सापेक्ष समाकलन कितना होता है? t। एक का x के सापेक्ष समाकलन कितना होगा? x। तो एक का t के सापेक्ष कितना होगा? t। एक का t के सापेक्ष t, एक का x के सापेक्ष कितना हो गया? x। उसी प्रकार से हम लोग यहां भी बनाएंगे, एक नहीं है ना, एक बनाओ यहां पर। तो क्या लिखेंगे तब? माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी कंसंट्रेशन R, डी कंसंट्रेशन R बराबर क्या है? बराबर लिखेंगे के, क्या जी? के 1 इंटू क्या लिखूंगा? dt। जब x था, x एक का x के सापेक्ष समाकलन कितना होता है? x। एक का t के सापेक्ष समाकलन कितना होता है? t। हम जब लोग इसका समाकलन करेंगे, एक का r के सापेक्ष समाकलन कितना होगा? r। एक का t के सापेक्ष समाकलन कितना होगा? t। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जब हम लोग इसका मान निकालेंगे, सीमा के पीछे निकालेंगे, एक लिमिट के पीछे निकालेंगे। वह लिमिट क्यों हमने बताया, तो वहां मैं जब स्टार्टिंग पढ़ा रहा था, मैं फिर बात कर लेता हूं। यहां पर मैंने वहां लिया था अभिकारक, जगह तो नहीं बचेगा बाद में। अधिकारक और उत्पाद, क्या अधिकारक और उत्पाद लिया था। हमने बोला था यहां पर क्या लिया? समय क्या लिया था? जब समय क्या था? 0, क्या जी? 0 था। अधिकारक कितना था? 10। ये कितना था?
समय 1 पर अभिकारक कितना हुआ था? 1 हुआ था। 2 1 कितना हुआ? 2 1 कितना हुआ? समय हुआ t बराबर 0, t बराबर 1, t बराबर 2, कितना हुआ जी? 4। यानी जैसे जैसे समय बढ़ेगा अभिकारक की मात्रा घटती है, उत्पाद मात्रा क्या होती है? इसीलिए किसी भी क्रिया में हम लोग टाइम भी अलग अलग मानेंगे, 2 टाइम, और उत्पाद भी क्या, अभिकारक भी क्या जी? 2 टाइम पर लेंगे। पहला क्या लेंगे? t बराबर 0 पर, और t बराबर क्या हो गया? t1। क्या हो गया? t1। क्या हो गया? t2। t2 हम लोग मान लेंगे t, क्या मान लेंगे? t। t1 बराबर 0, यानी t1 बराबर 0 है। उस टाइम में विकारक की सांद्रता कितनी होगी? हम लोग उसको मानेंगे R1 बराबर मान लेंगे R0। क्या मानेंगे जी? R0। और R2 बराबर क्या मानेंगे? RT। 2 पर समय कितना है? T। 1 पर समय है 0। मान लो प्रारंभिक टाइम में समय कितना है जी? जब क्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी 0 है। बताओ तो उत्पाद अभिकारक कितना होगा? 0 होगा। उसकी सांद्रता कितनी होगी? 0। समय बीत गया कुछ, तो उस टाइम में जो विकारक की सांद्रता कितनी आई? R2 मान कितना आया? RT। कितना आ गया जी? RT। हर क्रिया में तुमको लिखना पड़ेगा, एक लिमिट है, इसको लोग कहते हैं लोअर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। लगाएंगे यहां पर, लगाओ यहां पर, माइनस लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट कितना है? T। बताओ, यहां नहीं, यहां नहीं लगाना, इसको उधर लगाना जहां टाइम है। बताओ कितना है? कितना है? R0। ये R1 तुम्हारा मन के लिख लो, क्या लिख लो? R1 लिख लो, कोई करना नहीं। बताओ यहां पर क्या है? RT। क्या जी? RT। और यहां पर क्या है? 1 इंटू डी कंसंट्रेशन, R बराबर K इंटू, बताओ जब सांद्रता 0 थी टाइम कितना था? 0। जब सांद्रता RT थी तो टाइम कितना था? T था। और क्या लिखा गया यहां पर? 1 इंटू dt। एक का समाकलन x के सापेक्ष कितना हुआ? एक का समाकलन t के सापेक्ष कितना हुआ? तो एक का समाकलन r के सापेक्ष कितना होगा? r होगा। रखो वहां पर, तो माइनस क्या लिखूंगा यहां पर? कंसंट्रेशन r, और यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे? घात कितनी इसकी? R0 और क्या जी? RT। तो घात लगाओ, कंसंट्रेशन ध्यान रखना, ए है कंसंट्रेशन, तो जो हम लोग घात लगाएंगे क्या लगाएंगे? घात। तो लोअर लिमिट कितना इसका है? लोअर लिमिट है R0, अपर लिमिट कितना है? RT। माइनस बराबर क्या हुआ? इंटू एक का समाकलन टी के साथ कितना होगा? T होगा। T। बताओ लोअर लिमिट कितना है? 0, अपर लिमिट T। समाकलन के बड़ी खासियत होती है, अगर मान लो किसी चीज का समाकलन हो गया है, अगर मान लो ऐसे ऐसे हमको दिया गया है कुछ चीज, मान लो दिया गया है ए से बी, यहां पर एफ एक्स, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? लिखते हैं एफ बी माइनस एफ ए। क्या जी? एफ बी माइनस एफ ए होता है अपर लिमिट, क्या होता है? माइनस लगाएंगे, क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैसे लिखो, माइनस आगे रहेगा, पहले में आर के स्थान क्या लिखूंगा? आर टी। अपर लिमिट, तो आर टी कंसंट्रेशन में रहेगा, माइनस क्या जी? फिर क्या रखूंगा आगे स्थान पे? आर नॉट। लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? आर नॉट। क्वेश्चन क्या कर दूंगा? बंद। ऐसे यहां लिखो के, बताओ पहले क्या रखूंगा? टी के स्थान पे टी रखूंगा, तो क्या देगा? टी माइनस, इसके साथ फिर क्या रखूंगा जी? 0। टी माइनस क्या गया? 0। एक काम करते हैं, माइनस हम लोग अंदर गुणा कर देते, बताओ क्या हो जाएगा तब? यहां पर, यहां माइनस, यहां पर क्या होगा? प्लस। तो क्या देता? कंसंट्रेशन आर टी माइनस, यहां माइनस माइनस, कंसंट्रेशन आर नॉट, ठीक, बराबर के टी। क्या हो गया? के टी। आगे पीछे लिखो इसको, कंसंट्रेशन आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन आर टी बराबर क्या गया? के टी। किसका मान निकालना हमको? के का। तो के का मान निकाल आया। अभी मैं ये पीछे लिखा था, क्या बताओ क्या लिखा था?
के बराबर कंसंट्रेशन आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन बटे क्या लिखा था, ये लिखा था शून्य कोटि क्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, ये लिखा था, दूसरा लिखा था पहले विशेषण लिखवाया हूं मैं, कंसंट्रेशन आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन आर टी बटे टी। एक बार फिर देख लो, किसी भी अपक्रिया के लिए वेग हमेशा हमेशा लिखेंगे, चाहे शून्य हो, चाहे प्रथम, चाहे द्वितीय। शून्य कोटि क्रिया थी, यन का मान कितना हो जाएगा, 0, यन का मान हो गया 0। अगर किसी राशि घात 0 जिसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो के गुणे 1 कितना आ गया, के आ गया। नीचे था dt चला गया उधर, तो हो जाएगा k इंटू डी टी। अगर चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे मैथ में, अगर d आ गया, डी होता डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, डी हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन अवकलन। अगर कहीं डी आ गया, छोटका डी आ गया, तो उसका हमको समाकलन करना पड़ेगा बड़ा करने के लिए। अवकलन में छोटा, समाकलन में क्या होता है, बड़ा। तो कोई चीज छोटा दिया गया, उसको हमको बड़ा करके जानकारी लेना हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, समाकलन। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया, लगा दिया, समाकलन साइन होता है, समाकलन साइन लगा दिया। जो अचल पद था बाहर निकल आया, माइनस क्या बचा यहां पर, डी कंसंट्रेशन आर डी टी बच्चा क्या चला है बाहर। ठीक, हमने क्या बोला, अगर लिखा गया dx, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इंटू डी एक्स। एक का x के सापेक्ष समाकलन कितना होता है, x। एक का टी के सापेक्ष कितना होता है, टी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमने बोला था जब कोई क्रिया होगी तो हम लोग हमेशा प्रारंभिक और टी समय की बात करते हैं। तो प्रारंभिक मतलब टी बराबर 0 पर प्रारंभिक होता है, और कुछ समय बाद बात करेंगे, दो चीज बात करेंगे यहां पर। तो वही लिखा गया है, टी बराबर 0 पर अभिकारक की मात्रा कितनी थी, आर नॉट। टाइम कुछ बीत गया, तो जब टाइम बीतेगा तो क्या गेहूं वही रहेगा, टाइमिया बीतेगा, गेहुआ किसे बदल जाएगा, अटवा में। गेहुआ घटेगा, अटवा क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा अभिकारक की मात्रा क्या होगी, घटेगी। हम लोग दो सीमा पर मान निकालेंगे, एक 0 पर स्टार्टिंग में, कुछ समय बाद। अब कुछ समय कितना है, फिक्स नहीं है, वो 10 बकता है, 50, 1000, आपको लाख कुछ भी बकता है, फिक्स है उसकी वैल्यू। तो T2 पर टी T2 कितना जी, टी है, तो उसमें शाम तक कितने है, आर टी है। रखा मैंने सब, लोअर लिमिट आर नॉट, अपर लिमिट आर टी, टी बराबर 0, टी हो गया। एक का आर के सापेक्ष समाकलन कितना होगा, आर। एक का टी के सापेक्ष समाकलन टी। एक बार रखेंगे अपर लिमिट आर टी, एक बार क्या रखेंगे, आर के स्थान पे लोअर लिमिट। अपर लिमिट टी है, फिर लोअर लिमिट 0 है, माइनस से गुणा किया, ये माइनस हुआ क्या, वो माइनस माइनस प्लस को है किया, माइनस के पीछे किया, उत्तर आ गया वो। एक मिनट, इसको लिख लेना, वेग स्थिरांक क्या है, ये क्या है, वेग शून्य कोटि क्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक है। उधर बड़ा से तार लो।